नमस्कार, आप देख रहे हैं IPS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर, जहां सिलतरा इलाके में आग अब भी लगी हुई है। ग्रीन पेट्रो में आग लगी हुई है। LDO की टंकी में भीषण आग लगी हुई है। करीब 3 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है और आसपास के घरों को खाली करवाया गया है। IPS24 पर सबसे पहले ग्राउंड जीरो की तस्वीरें। पब्लिक एक्शन डला दी, देख ले। धरसीवां थाना इलाके का ये मामला है। वो देखो सब बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहाँ सिलतरा इलाके में भीषण आग अभी लगी हुई। ग्रीन पेट्रो में आग लगी है। LDO की टंकी में ये भीषण आग लगी है और करीब 3 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, लेकिन आसपास के घरों को यहाँ खाली करवा दिया गया है। IPS24 पर सबसे पहले हमने ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाई थी। धरसीवां थाना इलाके का ये मामला है। अभी पब्लिक एक्शन डला दी, देख ले। वो देखो सब दो तस्वीरें देख रहे हैं आप। शाम की तस्वीरें, ग्राउंड जीरो की पहली तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई और अब रात की तस्वीरें। अब भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, लगातार कोशिशें जारी हैं। तो ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर जो देख रहे हैं आप, शाम की तस्वीर, पहली तस्वीर हमने IPS24 में एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई थी और दूसरी तस्वीर अब देख रहे हैं रात की, यानी इस वक्त की ये तस्वीर जब आग पर अब भी काबू नहीं पाया जा सका है। तो ये भीषण विस्फोट आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आग का गुबार उठा। ग्रीन पेट्रो कंपनी है जहाँ पर ये आग लगी हुई है और अब भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो ग्रीन पेट्रो में आग लगी हुई है और शाम की तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से आग का गुबार उठा और ये पहली तस्वीर के हमने दिखाया था अपने दर्शकों को। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लगातार हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं। संदीप, अब कहा जाए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, लेकिन रायपुर में जब ये हालात हैं और ऐसा क्या केमिकल है जो अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है? देखिए राहुल, पहले तो बता दें कि लगभग शाम के 5 बजे ये आग शुरू हुई थी। कारण अभी तक अज्ञात है। पुलिस के आला अफसर जो एडिशनल SP ग्रामीण है वो भी मौके पे मौजूद है। एक बात तो उन्होंने ये बताई कि आग लगने का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया। दूसरा, इस मामले में अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है। आपको बता दें कि 5 बजे जो है ब्लास्ट करीब हुआ है। 5 से सवा 5 बजे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। लोग, जब आग शुरू हुई थी, लोग अपने छतों पर खड़े थे, सब इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उसी समय जब ब्लास्ट हुआ तो बहुत अफरा तफरी मच गई। छत से कई लोग गिर गए, कुछ लोग कूद के भागे छत से। उसके बाद तत्काल आसपास का जो है इलाका खाली कराया गया है। लगभग 5 बजे से लगातार आग को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ हद तक आग में जो है कंट्रोल हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि रहकर यहाँ पर लगातार आग यहाँ पर उठती है। आपको बता दें, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, आपको टंकियाँ दिखाई दे रही हैं, ये LDO के टैंक बताए जा रहे हैं, जो एक जो फर्नेस ऑयल होता है उसका सब्स्टिट्यूट होता है। ये बर्नर होते हैं फैक्ट्रियों के, उसको जलाने का काम आता है। तो यहाँ पर 8 टंकियों में इसका बहुत बड़ा स्टॉक था और यहाँ से टैंकर में भर के ये जो LDO है ये सप्लाई होता है। और इसीलिए लगातार कहीं ना कहीं तेल है, इसलिए पानी जब डाला जाता है तो आग कहीं ना कहीं फैल जाती है। तो बहुत एहतियातन तरीके से इसे बुझाया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां चूंकि रायपुर से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन आसपास की फैक्ट्रियों से जो है फायर टेंडर बुलाई गई थी, जिसके बाद रायपुर फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी यहां पर पहुंची। एक हाई राइज मशीन है रायपुर के पास, लेकिन वो यहां पर नहीं पहुंची थी। दूसरी जो बड़ी गाड़ियां हैं दमकल की, वो पहुंची है। अभी भी आप देखेंगे कि कुछ गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन लपट इतनी ज़्यादा है कि दूर से ही फायर टेंडर को काम करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 4 से 5 जो टैंकर है बड़े, उसमें आग बुझ चुकी है, लेकिन 3 में अभी भी आग लगी हुई है। टैंकर के पूरी बॉडी में आग लगी हुई है। और चूंकि आपको बता दें कि पानी डालने से ऐसा भाप से फिर ऐसा गैस का गुबार बनता है। छोटे छोटे ब्लास्ट लगातार हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शाम 5 बजे से लेकर अभी तक की बात करें तो बहुत कुछ कंट्रोल हो गई है आग और लगातार इसे बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। फायर विभाग के अलावा पुलिस के जो अधिकारी है यहाँ पर तमाम मौजूद हैं। एहतियातन जो गांव के आसपास के जो मकान हैं, ज़्यादातर मकानों को यहाँ से खाली करा दिया गया है। जी
चलिए, तो जनहानि तो नहीं हुई, ये राहत की बात है संदीप, लेकिन जिस तरीके से ये आग लगी हुई है और अब तक काबू नहीं पाया जा सका है, राजधानी की हम बात कर रहे हैं जहां पर तमाम संसाधन होने चाहिए, उसके बाद भी ये नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। ऐसे में लापरवाही भी किसी तरह की सामने आई है। अगर इस तरीके के चीज़ें, ज्वलनशील पदार्थ अगर कहीं पर रखा हुआ है तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए था? क्या उन बातों का ख्याल रखा गया? देखिए राहुल, हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पर एक सरकारी भवन है और उसके पास में ही लगातार मकान है और आपको दिखा दे, आप देख सकते हैं कि लगातार पेड़ है, सूखे हुए पेड़ यहाँ पर हैं और बाउंड्री से लगभग आप देखेंगे कि 50 मीटर के दूर पर ही तमाम आपको जो है मकान दिखेंगे। आप देखिए, तो जिस समय जो ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर एक एलडीओ के टैंक पे, उस समय जो गाड़ियों के कांच थे वो जो है गाड़ियों के कांच फूट गए और लोगों के चेहरे में वो गर्माहट जो है वो महसूस हुई है। एक अच्छी बात यह है कि आसपास पेड़ ज़्यादा है तो पेड़ों ने उन आग को रोक लिया, लेकिन और किसी को चोट नहीं लगी। लेकिन एक बात तो है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, क्योंकि अगर इनमें लगातार ब्लास्ट होता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आसपास तमाम जो है फैक्ट्रीज हैं, उनके मजदूर आना जाना करते हैं, तो बड़ी एक दुर्घटना टली है। दूसरा, एक फायर विभाग को हमारे कहीं ना कहीं और ज़्यादा अपडेट होना पड़ेगा। ऐसी आगों पे जो कंट्रोल करना है, आप देखेंगे कि दूर से पानी डाला जा रहा है आग, लेकिन कंट्रोल वहाँ तक जो पानी की बौछार है वो पहुँच नहीं पा रही है। तो तमाम हथकंडे तो अपनाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड को अपडेट होने की जरूरत है। दूसरा, ऐसे जो फर्नेस ऑयल या अन्य जो तरल पदार्थ भेजते हैं जो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पर सुरक्षा का मानकों में कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। रिहायशी इलाके पास ही यहाँ पर 7 से 8 बड़े टैंकर हैं और इसीलिए पुलिस ने सारे इलाके को खाली करा दिया है। जी चलिए, तो आप नजर बनाए रखिएगा संदीप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही, लेकिन अब तक काबू नहीं पाया जा सका। ऐसे में जाहिर सी बात है, इस तरीके के जो केमिकल हैं, फर्नेस ऑयल जहां पर रखा हुआ है, वहां पर किन किन सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया, ये भी देखना है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मुद्दे को लेकर पिछले 2 महीने से भाजपा और कांग्रेस के बीच ज़बानी जंग जारी है। सत्ता पक्ष विपक्ष और एक दूसरे को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इसी कड़ी में अब कांग्रेस रमन सिंह की 2014 में केंद्र सरकार को लिखे एक पत्र को वायरल कर बीजेपी सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री को घेर रही है, जिस पर बीजेपी ने भी जवाबी हमला किया है। केंद्रीय कृषि कानून का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी की ट्वीट को रिट्वीट किया। भारत कैंपेन में प्रदेश के कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। साथ ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कैंपेन में जुड़ने को कहा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया में मेरा धान मेरा अभिमान कैंपेन की शुरुआत की है, जिसके तहत कांग्रेसियों ने धान खरीदी केंद्रों से वीडियो अपलोड करते हुए केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अभिमान तब जब किसानों को दिक्कत न हो, अभिमान तब जब बिना समस्या के धान खरीदी हो और अभिमान तब जब धान का भुगतान तुरंत हो। मेरा धान मेरा अभिमान है। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को भाजपा रौंदने की कोशिश न करे। अगर ऐसी कोई कोशिश की गई तो छत्तीसगढ़ के किसान और हर छत्तीसगढ़िया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। किसान के घर में धान पड़ा है, सूखत हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, उसकी खरीदी की कोई सिस्टम नहीं बना है। आधा से ज़्यादा धान खरीदी अभी बाकी है। अभिमान की बात तब होती जब बिना किसी दिक्कत के पूरा 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाता। घमासान बढ़ा तो मंत्री शिव डहरिया ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का 2014 का पत्र वायरल किया, जिसमें उन्होंने प्रोत्साहन राशि देने के लिए केंद्र से अनुमति मांगी थी। साथ ही कहा कि रमन सिंह और भाजपा सांसद किसान हितैषी हैं तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें, जिस पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जिस तरह कांग्रेसी मंत्री समर्थन दे रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे को हैंडल कर किसानों के बीच समझौता नहीं होने देना चाहती। रमन सिंह जी ने पहले प्रोत्साहन राशि देने के लिए पत्र लिखा था केंद्र को, और आज हम कहते हैं कि आज वो इतना थोड़ा बहुत हिम्मत तो दिखाए किसानों के लिए। किसानों के बड़े हितैषी तो कम से कम एक बार और पत्र लिख दे, अपने सांसदों से लिखवा दे। जब ये भी कुछ नहीं कर सकते तो फिर वो किस बात से किसानों के लिए बात करते हैं। मूलतः किसानों के हाथ से कुछ और लोग उसको हैंडल करने का जो प्रयास कर रहे हैं, और वो लोग चाहते हैं कि किसानों का उसमें समझौता ना हो। धान और किसान के मुद्दे को लेकर 13 जनवरी और 22 जनवरी को भाजपा धरना प्रदर्शन की तैयारी में जुटी है। इस कड़ी में रायपुर स्थित एकात्म परिसर में जिला प्रभारी खूबचंद पारक, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय,
शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुदरादी, सचिदानंद उपासने की मौजूदगी में बैठक हुई। 13 तारीख को विधानसभा स्तर के धरने हैं किसानों की मांगों को लेकर, किसानों के समर्थन में। ये 13 तारीख को शेर बहार में एक बड़ा आयोजन है, हजारों की संख्या में किसान कार्यकर्ता शामिल होंगे। धान और किसान के मुद्दे पर जहां पूरे प्रदेश में सियासी घमासान मचा है, वहीं किसानों की समस्या सुलझाने मार्कफेड के प्रबंधन संचालक अंकित आनंद धमतरी पहुंचे। उन्होंने कई केंद्रों में घूमकर व्यवस्था का जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ में इन दिनों धान खरीदी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। सरकार की ओर से केंद्र पर बारदाने का संकट पैदा करने का आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर जानबूझकर बारदाने की कमी पैदा करने का आरोप लगा रहा है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच मार्केट में बारदाने की कमी का हल्ला उड़ा दिया गया, जिसका फायदा उठाकर कुछ व्यापारी बारदाना अधिक दाम पर बेच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में आ रही दिक्कत के लिए राज्य सरकार बारदानों की कमी का हवाला दे रही है। हालांकि सरकार साथ ही ये दावा भी करती है कि उनकी तरफ से बारदाने की कमी को दूर करने का हर मुमकिन प्रयास हो रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार किसानों से धान खरीदी नहीं करना चाहती, इसीलिए बारदानों की कमी का बहाना बना रही है। केंद्र और राज्य के बीच में जो टकराव हो रहा है बारदाने को लेकर, उसके कारण किसानों को परेशानी हो रही है। रायपुर में हम खड़े हैं, यहाँ पर एक किसान है जो बारदाना खरीद के लेके जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बारदाने की कमी हो रही है, आपको परेशानी काफ़ी सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप बताइए? केंद्र सरकार है, राज्य सरकार बोरा देवो के रही है, ओकर हिसाब से कांग्रेस गवर्नमेंट भूपेश बघेल तैयारी करे रही है। और तैयारी करे के बाद केंद्र गवर्नमेंट अब आधा बीच में फंसा दे पेच ला, तब हम मजबूरन का से किसान मन रायपुर से बोरा ले गए पड़ा थे। बयानबाजी ने ऐसी स्थिति बना दी है जैसे मार्केट में बारदाने की भारी कमी है, लेकिन ऐसा है नहीं। ओपन मार्केट में पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध है। राजधानी रायपुर में बारदाने के कई व्यापारी हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहीं भी बारदाने की कमी नहीं है। हालांकि वो इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि इसके लिए वर्तमान में अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। नहीं, कोई कमी नहीं है बारदाने की। बारदाना बहुत है, रेट बड़े हैं हड़बड़ाहट के कारण, और कोई बात नहीं है। बारदाना तो बहुत बड़ा, जितना बारदाना मिल जाएगा। व्यापारियों के साथ साथ किसान भी इस बात को बताते हैं कि बारदाने की कमी नहीं है। अलग अलग दुकान भटकने के बजाय एक ही दुकान में पर्याप्त बारदाना मिल जाएगा, लेकिन कीमत व्यापारी तय करेंगे। बारदाने की अधिक कीमत के साथ व्यापारियों पर कालाबाजारी के भी आरोप लगने लगे हैं। मामले में व्यापारी अपना तर्क देते हैं। व्यापारियों के मुताबिक बारदाने की कीमत एक साथ नहीं बढ़ी है। व्यापारियों को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई डिमांड आने पर व्यापारी इस तरह करते हैं। साथ ही कुछ मिल से बिचौलिए भी सक्रिय हैं, जिनके कारण ये दाम बढ़े हुए हैं। खोजे सवाल ही नहीं दे, एक बार में एक दुकान में घुसे न 22 रेट ला, तो जब के 27 रुपये की 27 रुपये हम खरीद के लेगा था। ये सब केंद्र गवर्नमेंट के सेती कमी से आज हम किसान मन भुगता था का भैया। बारदाने की स्थिति है कि 22-23 रुपये बारदाना 30-32 रुपये रेट बिक रहा है, और गवर्नमेंट के बारदाना नया नहीं लाने के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। बारदाना नहीं है, नहीं के कारण व्यापारी को उसका फायदा मिल रहा है। लेकिन ये रेट बढ़े हैं कुछ, तो वो सब मिलों से उठपटांग रेट में उठाने से सब जाते हैं, एक साथ उठाते हैं। कुछ ही लोग मिल में जाकर उठा लेते हैं, बढ़ा लेते हैं रेट, उसके कारण रेट बढ़े हैं। बाकी ऐसा कोई स्थिति नहीं है रेट बढ़ने के बाद। किसानों और व्यापारियों की बातों पर अगर ध्यान दें तो कहीं से भी नहीं लगेगा कि बाजार में बारदाने की कमी है। जाहिर तौर पर बारदाने पर जमकर सियासत हो रही है और इसी का फायदा कुछ व्यापारी उठा रहे हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। 7 जनवरी को राजिम में प्रदेश साहू संघ की ओर से आयोजित भक्त माता राजिम जयंती समारोह विवादों में पड़ गए। इसकी वजह मध्य प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा हैं, जो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पहुंचे थे। अपने संबोधन के दौरान तनखा ने केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर हो रहे किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए भाषण देना शुरू कर दिया। ये देख तनखा के पीछे बैठे महासमुंद के पूर्व सांसद चंदूलाल साहू ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए सामाजिक मंच के राजनीतिक उपयोग को लेकर आपत्ति जताई, लेकिन तनखा इसके बाद भी नहीं रुके और अपनी बात पूरी करके ही माने। तनखा के सामाजिक मंच का राजनीतिक उपयोग किए जाने को लेकर चंदूलाल साहू और पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने समाज के जिम्मेदार लोगों पर भड़ास निकालते हुए मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की बात कही है।
प्रकार से जनता वहां एकत्रित है और किसान एकत्रित है और उससे समझ आया कि वो अपनी बात को अच्छे से रखना चाहते हैं। विवेक तनखा जी जो जिनको अवसर दे दिया गया भाषण देने का, अपने भाषण में समाज या राजीव माता के बारे में बोलने के बजाय, हमारे छत्तीसगढ़ में के बारे में बोलने के बजाय दिल्ली के बॉर्डर में जमे हुए तथाकथित किसानों के बारे में वहाँ पैरवी करने लग गया, जिससे समय मैंने आपत्ति किया। निश्चित रूप से वो निंदनीय है और एक कांग्रेस के नेता जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद है, उनने उस मंच को राजनीतिक मंच में तब्दील करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 जनवरी से बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे। वो 9 और 10 जनवरी को संभाग के नारायणपुर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान नारायणपुर में विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करने के बाद आम सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय विद्यालय नारायणपुर, आदर्श गौठान केरलापाल, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिंगोड़ी तराई, रामकृष्ण मिशन आश्रम के कार्यक्रम सहित विभिन्न कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। और सीएम के बस्तर दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है नहीं जानते। 2 साल में सड़कों के लिए कोई योजना तो नहीं बनाई, बल्कि बीजेपी के शासन में किए गए कामों का लोकार्पण कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री के नक्सल प्रभावित जिलों के 2 दिवसीय दौरे को देखते हुए इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। डीजीपी डीएम अवस्थी ने बताया कि आईजी इंटेलिजेंस बस्तर के दौरे पर हैं और सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जानते ही नहीं है। 2 साल में तो एक भी नए सड़क तो बना नहीं ना। जितने लोकार्पण ये कर रहे हैं कोरबा से ले बाकी किस समय के स्वीकृत थे, जितने भी लोकार्पण हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का कोरबा से जांजगीर तक ये वो पुराने काम था जिसका लोकार्पण कर रहे हैं। माओवादी इलाकों में जब भी विशिष्ट जन जाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो वहाँ सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाते हैं। इस बार भी किए गए हैं और वरिष्ठ अधिकारियों की वहाँ ड्यूटी लगाई गई है, सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। आईजी इंटेलिजेंस को आज ही मैंने उन्हें रवाना कर दिया है। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे से बदसलूकी के मामले में पीसीसी उपाध्यक्ष चुन्नीलाल साहू, पीसीसी के महामंत्री पीयूष कोसरे और कन्हैयालाल अग्रवाल की 3 सदस्यीय जांच टीम शुक्रवार को बिलासपुर पहुंची। यहां छत्तीसगढ़ भवन में जांच दल ने बंद कमरे में शहर विधायक शैलेश पांडे, ब्लॉक 1 के अध्यक्ष तैयब हुसैन और एक प्रत्यक्षदर्शी का बयान दर्ज किया। विधायक ने बताया कि उन्होंने घटना की विस्तृत जानकारी जांच टीम के समक्ष रखी है। उन्हें पूरा विश्वास है कि पार्टी उनके साथ न्याय करेगी। आगे उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का सम्मान जरूरी है और निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार जनता का अपमान है। इधर ब्लॉक अध्यक्ष तैयब हुसैन ने बदसलूकी के आरोप से इनकार कर दिया। इधर जांच दल में दर्जन भर कांग्रेसियों का बयान दर्ज कर जांच प्रतिवेदन पीसीसी को सौंपने की तैयारी में है। 4 जनवरी को सीएम के प्रवास के दौरान न्यू सर्किट हाउस में शहर विधायक शैलेश पांडे और शहर ब्लॉक 1 के अध्यक्ष तैयब हुसैन के बीच विवाद हुआ, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष पर विधायक से बदसलूकी का आरोप है। जो बात उस दिन की घटना थी उसको पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ वहाँ समिति के सदस्यों के सामने मैंने रख दिया है और उसमें और पूरी बिलासपुर की जनता जो है इससे बहुत दुखी भी है। इस प्रकार की घटना जो हुई है मैं इस पर उचित कार्रवाई की मांग किया कि मैंने अपना पक्ष रखा है कि उस दिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जो मीडिया में चली है और जो वहाँ पे हुआ वो मैंने सत्य बता दिया है, अपना पक्ष रख दिया है और कमेटी ने मेरे पक्ष को सुना और मेरे पक्ष को लिखकर उन्होंने कलमबद्ध कर लिया है। माननीय विधायक जी जो शिकायत की है शैलेश पांडे जी तो उनके संग गलत व्यवहार हुआ है ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा, उसी संदर्भ में हम लोग 2 बिंदु हैं उसकी पुष्टि के लिए उनके दोनों पक्ष को सुना है। काफ़ी कांग्रेस के सीनियर लोग वहाँ पर थे, जानकारी क्या है और उसके बाद ये सारी रिपोर्ट जो हम किसी से पूछेंगे। सुकमा जिले में नक्सलियों ने अपने प्रभाव वाले इलाके के बड़े केड़वाल गांव के 3 परिवारों को गांव से निकाल दिया। दरअसल नक्सलियों को गांव के 3 परिवारों पर पुलिस की मुखबिरी और मदद करने का शक था।
जिसके बाद नक्सलियों ने ग्रामीणों की बैठक कर तीनों परिवारों को फौरन गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया, जिसके बाद परिवारों के रिश्तेदारों ने अलग अलग इलाकों से 11 ट्रैक्टर बड़े केड़वाल गांव भेजे। तीनों परिवारों ने अपनी घर गृहस्थी का सारा सामान 2 दिनों तक लादा और फिर शुक्रवार को दोरनापाल के लिए निकल पड़े। इलाके में नक्सलियों का खौफ किस कदर है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नक्सली फरमान के बाद चंद घंटों में ही तीनों परिवार के सदस्यों ने गांव छोड़ दिया। गांव से बहिष्कृत परिवारों के कुछ रिश्तेदार दोरनापाल से लगे उड़ीसा के गांव में रहते हैं। हाँ, ये लोग शरण लेंगे। पूरे मामले में ग्रामीणों ने किसी भी तरह की शिकायत पुलिस में नहीं की। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।